जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अरिहंत जेटेट प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं। ऑप्शन है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और यह पूर्व एवं दक्षिण ओर से म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा राज्य, उत्तर में असम एवं उत्तर पूर्व में मणिपुर से घिरा है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखिएगा। अगला है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। भोपाल कहाँ है? ये गांधीनगर के पूर्व में, यानी ये गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर के पूर्व में जो है, ठीक है, गांधीनगर के पूर्व में भोपाल है। ठीक, और बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु कहाँ है? भोपाल के ठीक दक्षिण में है। ठीक है, भोपाल के ठीक दक्षिण में बंगलुरु है। तब क्या पूछ रहा है? तब कह रहा है कि ऐसे में, ठीक है, बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा कौन सी है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का कोना में है ना, उत्तर और पश्चिम का कोना में ये हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे है उत्तर पश्चिम। ठीक, आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। तो उन्हें क्यों लिपा जाता है? तो देखिए, उन्हें लिपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, कीटों को दूर रखने के लिए उन्हें लिपा जाता है। ठीक है, क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन पाई जाती है, जिससे कीटे पतंगे घरों से दूर रहते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? यानी मान लीजिए खजूर है तो खजूर का ही। ऑप्शन है कंदाहार, कराची, बर्लिन या आबू धाबी। तो इसका राइट आंसर होगा आबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के आबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार का खजूर का ही वृक्ष दिखाई देता है। खजूर एक ताड़ प्रजाति का वृक्ष है, जिसकी कृषि बड़े पैमाने पर इसके खाद्य फल के लिए की जाती है। खजूर एक मध्यम आकार का पेड़ है और इसकी ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक होती है। खजूर की खेती अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में की जाती है। अगला है पेट्रोलियम जो है। ठीक है, पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो केरोसिन, डीजल, मोम, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, पैराफिन, याद रखिएगा। चलिए, इससे आपको प्राकृतिक गैस, ठीक है, तारकोल, ग्रीस, डीजल, मोम, केरोसिन सब उत्पन्न होता है इसमें। प्रभाजी आसवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन की उपस्थिति है, ठीक है, वो पृथ्वी पर UV किरणों के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, UV किरणें यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जो आती है उसको कम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है और इसमें जो है ओजोन गैस यानी O3 की सघनता अत्यधिक होती है। और ओजोन की परत की खोज वर्ष 1913 में फ्रांस के भौतिक विधि फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोम ने की थी, याद रखिएगा। सवाल देखिए कि जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना जो दर्शाता है वो दर्शाता है उच्च BOD। याद रखिएगा। ठीक है, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा। चलिए, जब जल में कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज बढ़ता है तो सूक्ष्म जीवों को उसे अपघटित करने के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
जिसे BOD का स्तर बढ़ जाता है। उच्च BOD का अर्थ है कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। स्वच्छ जल का BOD स्तर 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल का BOD 17 ppm या उससे अधिक हो सकता है। सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि, ये मैथ का सवाल इसमें घुस गया है, ये मिस प्रिंटिंग है इनका, ठीक है ना, ये मैथ का सवाल है, इसको हम लोग फिर सोल्व करके मैं दिखा देता हूँ। यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं उतना लॉन्ग में इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि खरीदा गया 950 में, बेचा गया 760 में। क्रय, तो हानि जो होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य होता है, तो 950 में 760 घटा देंगे, कितना आएगा, 950 घटा 760, तो 0 15 6 गया 9, ठीक है, 90 रुपये आ गया, यानी और यहाँ 8 में 190 हो जाएगा, तो 190 रुपये आ गया। अब हम लोग हानि प्रतिशत जानते हैं, हानि प्रतिशत क्या जानते हैं, हानि प्रतिशत जानते हैं कि हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है, तो इसी में हम लोग बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, 190 गुना 100, ठीक है, बटे 950, यानी ये क्रय मूल्य है। अब इसको 5 बार में काट देंगे और इससे इसको 20 बार में काट देंगे, यानी 20% इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो जाता है इस तरह। चलिए, अगला है कि जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। यदि जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, बच्चे को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ये तीन हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि चलिए, अगला सवाल है कि सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, क्षिप्रा की, सरस्वती और खान क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के ककड़ी वर्दी पहाड़ी से निकलती है और उज्जैन का प्रसिद्ध कुंभ मेला इसी नदी के किनारे लगता है, याद रखिएगा। चलिए, और एक चीज बता दूं कि क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों में एनूल, नूनी, गांगी, गंभीर आदि नदियां प्रमुख है। अगला सवाल देख लीजिए कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो देखिए ये पारित हुआ था आपका 1986 में, ठीक है, 1986 में पारित हुआ था। एकदम बढ़िया से इसको याद रखिएगा। और इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं, ठीक है। चलिए, आपका ये सवाल है कि एक EVS शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी। तो देखिए, इसमें होगा आपका मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्रों में प्रतीकों का उपयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, और इसमें चारों हो जाएगा। चलिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता समझाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण कराना, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्यतः लिंग रूढ़िवादिता महिला एवं पुरुषों में भेदभाव को दर्शाती है, ठीक है। बच्चों को प्रारंभ से ही यह बात सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि पुरुष एवं महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे में दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने तथा आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होने चाहिए, है ना। सवाल नंबर 104,
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो ये हो जाएगा बच्चों का वातावरण। ठीक है, बच्चों का वातावरण इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करना एवं उन संपूर्ण घटकों की विवेचना करना जो पृथ्वी पर जीवन को परिचालित करते हैं, जिससे मानव जीवन ही नहीं अपितु जीवन जंतु एवं वनस्पति को भी शामिल किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 105। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए, तो निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। सवाल 106 कि एक इमारत के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला लोहा जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है। ठीक है, यह लोहे की मदद किस में करता है? तो यह लोहे को मदद करता है संक्षारण और जंग निवारण में, यानी इसमें जंग नहीं लगने देता है। अगला है कि ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ऊंट जो है, ठीक है, उनका जो शरीर है रेत की गर्मी से दूर रहे, है ना, उनका जो शरीर है रेत की गर्मी से दूर रहे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी परीक्षा के लिए, देख सकते हैं। सवाल नंबर 108 है कि शैवाल यानी एल्गे और अपुष्पोदशिद यानी क्राइटोग्रेमे, ठीक है, क्राइटोग्रेम के किस अनुभाग से संबंधित है? टोग्रेमे नहीं है, क्राइटोग्रेम है ना, क्राइटोग्रेम। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, चमड़ी का मुंह है। तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है आपका थेलोफाइटा से। शैवाल यानी एल्गे और क्राइटोग्रेम आपका उपजगत के थेलोफाइटा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है आपका प्रकाश रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए 110 नंबर सवाल है कि अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आपका कामाख्या मंदिर। ठीक है, और कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या मंदिर आपका, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो देखिए कामाख्या मंदिर आसाम में है, गुवाहाटी में। ठीक है, 111 नंबर सवाल है कि एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडा तथा रोटी दी जाती है, तो वह सामान्यतः रोगी किसका होगा? रिकेट्स का तो होगा नहीं, बेरी का नहीं होगा, रतौंधी का नहीं होगा। उसको दूध, अंडा, रोटी दे दिया जा रहा है, नहीं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है, लेकिन विटामिन का कमी हो जा रहा है, यानी विटामिन सी का कमी, स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है ना। मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए मीरा और दिव्या को जो बीमारियां होगी वो मोटापा और एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट फूड खाने से क्या होता है कि मोटापा बढ़ता है, और अगर लौह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। जिस विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी डैश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वे पर्यावरण अध्ययन हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि? विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास कैसे तीव्र होगा? तो स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उससे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए तभी, है ना। अब है शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करने से क्या होगा? तो देखिए शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करने से
शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। पर्यटन विधि से क्या फायदा है? तो देखिए, पर्यटन विधि से फायदा हो जाएगा आपका पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक की जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।